हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की सीरीज़ में। और आज की इस सीरीज़ में हमारा जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो गाइज़, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन करिए। हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट ज़रूर करिए, क्योंकि हम हर दिन आपके सामने लेकर आते हैं एक डिबेंचर बॉल। और लेट्स सी कितने चौके छक्के आप मार पाते हैं इस आईपीएल सीजन में हमारी इस डिबेंचर बॉल पर। तो दिस इज़ डॉक्टर विनीता अरोड़ा एंड लेट्स स्टार्ट with this debenture series। देखिए गाइस, विनियोजन करने हेतु स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय कंपनी क्यों करती है। हमने आपको बताया था कि कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय भी बाजार से कर सकती है, यानी स्टॉक मार्केट से कर सकती है। और ये दो पर्पज से हो सकता है, कैंसलेशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि कैंसलेशन के लिए कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज करती है तो इसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, इसका वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे जरूर से समझिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, यदि डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज किया जाता है और फिलहाल उसे एज इन्वेस्टमेंट अपने पास ही रखा जाता है तो कंपनी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी। फिलहाल क्या इशू है हमारा, इसका क्या कंसेप्ट है, उसे समझते हैं। जब भी कंपनी के पास कोई अतिरिक्त राशि इकट्ठी हो जाती है तो उसका कोई प्रॉफिटेबल यूज़ नहीं हो रहा होता है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है, कंपनी के पास कुछ राशि इकट्ठी हो गई है, तो इस राशि को कंपनी स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय करने में लगा सकती है। यानी ओपन मार्केट में जाती है, स्टॉक मार्केट में जाती है कंपनी और अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर लेती है। तो गाइस, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे कंपनी को उस पर देय ब्याज की बचत हो जाती है। क्योंकि यदि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के पास डिबेंचर्स को रखती है तो हर साल एक निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर, एक सर्टेन पीरियड कंप्लीट होने पर, कंपनी उन डिबेंचर होल्डर्स को सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट जरूर देगी। इंटरेस्ट इज एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। इस एक्सपेंसेस को बचाने के लिए कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर लेती है और यहाँ पर इससे कंपनी को उस देय ब्याज की बचत हो जाती है। यानी कंपनी खुद अपने आप को तो इंटरेस्ट देगी नहीं, तो यानी गाइस, कंपनी के पास अपने ही डिबेंचर्स अपने पास आ जाते हैं तो कंपनी को उस पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। इस तरह से उस पर देय ब्याज की सेविंग हो जाती है। जनरली कंपनी इस तरह का डिसीजन तभी लेगी जब उसके ऋण पत्रों का बाजार मूल्य कम होता है। ऑफ कोर्स, यदि बाजार मूल्य कम होगा, फेस वैल्यू से भी कम होगा, तभी कंपनी इस तरह का डिसीजन लेना समझदारी कहलाएगा। क्योंकि फेस वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू देकर मार्केट से अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करना केवल और केवल एक एक्सपेंसेस को बढ़ाना है। तो जनरली इस कंसेप्ट का यूज़ तभी किया जाता है गाइस, जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जस्ट टू यूटिलाइज द एक्सेस अमाउंट इन हिज बैलेंस शीट, इन हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गाइज, यहाँ पर इस एक्सेस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकती है कंपनी। लेकिन आपको क्या जर्नल एंट्री देनी है जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करेगी। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑफ कोर्स हम एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं ऑन डिबेंचर्स का। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और बैंक में से हमारी अमाउंट जो निकलती है, जिस राशि से हमारा, जिस एग्रीड प्राइस से हमारा ये ट्रांजेक्शन होगा, उस एग्रीड प्राइस से हम इस वैल्यू को लिख लेंगे। सो गाइज, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, यहाँ पर हमने अपने डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज तो कर लिया है, लेकिन ऐसे डिबेंचर्स को परचेज करने के बाद अब ये डिबेंचर्स हमारी कंपनी के एसेट साइड में ओन डिबेंचर्स अकाउंट से बोल रहे हैं। यानी हमने सिंपली एक इन्वेस्टमेंट किया है अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज करके। तो डेबिट साइड में यानी एसेट साइड में हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स बैलेंस शीट में बता रहा होगा ना। कुछ समय के पश्चात कंपनी इन डिबेंचर्स को क्या करेगी, लेट्स सी। कंपनी ऐसे ही डिबेंचर्स को फर्स्ट
या तो उसे रीसेल कर सकती है, रीइश्यू कर सकती है, यानी मार्केट में ऐसे ही डिबेंचर्स को बेच दे एज इन्वेस्टमेंट। जो कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को रखा हुआ है, इस इन्वेस्टमेंट को कंपनी मार्केट में बेच दे, इट्स ओके। जैसे हम बेचने की एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट को, उसी तरह के ट्रीटमेंट आपको यहाँ देखना होगा। और या फिर कंपनी ऐसे डिबेंचर्स को फाड़ कर फेंक दे क्योंकि कोई काम नहीं है ऐसे डिबेंचर्स का, सो फाइनली ऐसे डिबेंचर्स को कैंसिल कर दे। देखते हैं, जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को कुछ समय एज इन्वेस्टमेंट रखने के बाद कंपनी उसे रीसेल पर्पस से यूज करती है, तो रीसेल करती है तो रीसेल फिर से दो तरीकों से हो सकता है, यानी यहाँ पर यदि प्रॉफिट पर रीसेल हुआ है या लॉस पर रीसेल हुआ है। सबसे पहले, यदि कंपनी अपने डिबेंचर्स को मार्केट में, अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट में रीसेल करती है और ऐसी संबंध में उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करना होगा गाइस? सबसे पहले रीसेल करने पर बैंक अकाउंट को डेबिट तो करना ही होगा। तो चलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी हमें अमाउंट रिसीव्ड होगी उस रिसीव्ड अमाउंट से हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट क्या क्या होने वाले हैं देखिएगा। टू ऑन डिबेंचर्स, ऑन डिबेंचर्स की वही अमाउंट आपको लिखनी होगी गाइज। यहाँ पर मैं आपको स्पेशली फोकस कर रही हूँ। जनरली स्टूडेंट यहाँ पर डिबेंचर की फेस वैल्यू से काम करेंगे नहीं, लेकिन कंपनी डिबेंचर्स को, ऑन डिबेंचर्स को जिस रेट पर परचेज करती है, यानी इस इन्वेस्टमेंट को जिस रेट से परचेज करेगी उस रेट से ही यहाँ पर आपको ऑन डिबेंचर्स को लिखना होगा। माय अकाउंटिंग टिप्स फॉर दैट, कि यहाँ पर कंपनी के पास अपने परसेंटेज डिबेंचर तो है ही जो कि लाइबिलिटी साइड में शो हो रहे होंगे सिक्योर्ड लोन में, लेकिन ऐसे कंपनी के सेम डिबेंचर्स ही कंपनी के एसेट साइड में शो हो रहे होंगे एज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट कीजिए कि ऐसे ही डिबेंचर्स को, यानी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को कंपनी मार्केट में बेचती तो क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स, जिस रेट पर डिबेंचर्स को परचेज किया है, जिस रेट पर इस इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है, उसी कोस्ट प्राइस पर हम इन ओन डिबेंचर्स को क्रेडिट करके कैंसल इम्पैक्ट देंगे। नाउ टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, देखिए ये इंटरेस्ट अमाउंट हमें यहाँ पर देना होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट कौन सा? जनरली हमें ये कभी कभी ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट कौन सा होगा? जब कंपनी ने अपने डिबेंचर्स को इंटरवैलिंग पीरियड में बेचे हों, यानी ड्यू डेट्स पर नहीं बेचे हों। इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स जब आती है तब नहीं बेचकर उसके बीच के पीरियड में किसी पीरियड पर बेचे हों, तो ऐसी स्थिति में उस पीरियड का इंटरेस्ट कंपनी को देना होगा। तो ऐसी कंपनी खुद ही को देना होगा, क्योंकि खुद ही के डिबेंचर्स हैं, ऑन डिबेंचर्स हैं। ऐसी कंडीशन में कंपनी ऐसे ही डिबेंचर्स पर स्वयं को कुछ इंटरेस्ट देगी और इस इंटरेस्ट से अमाउंट उसका क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी जितने समय के लिए कंपनी ने उन डिबेंचर्स को अपने पास रखा है। नाउ फाइनली बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट निकाल दीजिए, प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स। ऑफ कोर्स बैलेंसिंग फिगर या प्रॉफिट अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, व्हाटएवर। तो फाइनली हमारी जो एंट्री बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स टू प्रॉफिट, और साथ में यदि हमने इंटरवेलिंग पीरियड में ट्रांजेक्शन किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स की एंट्री आपको साथ में कंबाइन करके दे दी गई है। नाउ फाइनली एक ट्रांसफर एंट्री जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस। यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट को आप या तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि इस ट्रांसफर के बिना हमारा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए स्पेशली इसको ध्यान रखिए, यदि कोई प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट को आप जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर जरूर कीजिए। नाउ देखते हैं, यदि किसी तरह लॉस पर एंट्री की जाती है तो गाइज आप समझ ही रहे होंगे, लॉस इज एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। सो इफ डिबेंचर सोल्ड ऑन लॉस, तो यहाँ पर हमारे केवल एक चेंज कर देना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर्स बैलेंसिंग फिगर। सबसे लास्ट में इस ट्रांजेक्शन को क्रिएट कीजिए। टू ओन डिबेंचर्स, वही जिस रेट में, जिस कोस्ट प्राइस में हमने अपने ही डिबेंचर्स को परचेज किया होगा, उसी कोस्ट प्राइस से, उसी परचेज प्राइस से हम इन ओन डिबेंचर्स को कैंसिल कर रहे हैं। टू इंटरेस्ट, इफ कंपनी परचेज, इफ कंपनी सेल इट्स डिबेंचर इन
इंटरवेलिंग पीरियड यानी बीच की अवधि में पेमेंट करती है, तो इस इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन आपको देखना होगा। फाइनली हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स, और यदि हमने इंटरेस्ट को भी पेमेंट करना है, इंटरेस्ट भी रिसीव्ड करना है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट को भी काम करना होगा। तो गाइज ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन आपके पास रहेगा। लेकिन अगेन आई रिमेंबर यू द ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रीसेल ऑफ द डिबेंचर। रीसेल करने पर जो भी हमारे पास लॉस होता है, इस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर जरूर कर दीजिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रीसेल ऑफ ओन डिबेंचर। सो गाइस, इस तरह से फाइनली आपकी जनरल एंट्रीज की जाएंगी यदि आप अपने ही डिबेंचर्स को एज इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, यानी कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को एज इन्वेस्टमेंट परचेज कर रही है, और परचेज करने के कुछ समय बाद कंपनी ये सोचती है कि ऐसे डिबेंचर्स को रीसेल कर दिया जाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट को रीसेल कर दिया जाए। तो रीसेल करने पर या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। ये ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको दिए हैं, ये जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, इसे अच्छे से पढ़िए। जल्दी ही हम अपने अगले वीडियो में इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। Finally, this Dr. Vinita Arora says thank you to all of you. Thank you, guys.